ये दोनों लोग भाई हैं, अरविंद बड़े भाई हैं। अरविंद घोष चित्रकूट आपके में हो रमि गए, रहे रही मन अरविंद अवधि घोष। नरेश, जा पर विपदा परत है सो भूपेंद्र आवै नाथ यही दत्त देश। विवेकानंद सुरतीय के छोटे नरतीय भाई, स्वामी नागतीय जस विवेकानंद के छोटे चाहत भाई अस भूपेंद्र होय, नाथ दत्त। गोद वरेंद्र लिए घोष आपके हुलसी अरविंद फिरे घोष के तुलसी छोटे सो भाई। सुत तो इस होय। प्रकार से ये हैं। नहीं एक मन है निज आपके मन की ब्रह्म व्यथा, बांधव मन ही उपाध्याय, राखे गोय, ब्रह्म सब इठलई हैं लोग सब, बांधव बांट न लई है उपाध्याय, कोई। तो उपाध्याय। अगले ये जो आपके हो है गए रहीमदास जी के दोहे थे। प्रमथनाथ मित्र। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की बात मन में ही रखना चाहिए, नाथ बताना नहीं चाहिए। मित्र। बताने के बाद जो है लोग सफल ना होने पर इतराते हैं, बांटते सतीश नहीं हैं, चंद्र बोस। है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सतीश पांडे एक चंद्र बार फिर बोस। दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से और हम चलिए, आगे अभी विराम देखते हैं चिन्ह यहाँ मैं पर, पढ़ाया था, जैसे उसमें सतीश विराम चिन्ह चंद्र में बोस हो गए, कुछ आपको पुलिन प्रश्नोत्तरी जो मेन बिहारी मेन है उसमें दास हो बताया गए, जाएगा और जिससे आपका पुलिन अभ्यास हो जाएगा। बिहारी, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन जरूर विराम चिन्ह का आता है, इस पुलिन बार भी बिहारी आया दास था। हो गए, आपके उद्धरण टी चिन्ह और मित्रा विवरण हो चिन्ह गए। का जरूर इस बार आया था। उद्धरण चिन्ह क्या है, कौन सा चिन्ह होता है, या विवरण चिन्ह क्या होता है, तो जानते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अर्ध विराम अर्ध विराम चिन्ह कौन सा माना जाता है। ये, किए, किए, किए। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा माना जाता है। आप जानते हैं कि पूर्ण विराम से विराम का अर्थ होता ही है ठहराव। अर्ध माने होता है आधा, रुकना। विराम चिन्ह से, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, रुकना, और अर्ध माने आधा। ये आपका होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयाद बोधक का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य, संबोधन करना। ये होता है आपका, यही आपका अर्ध विराम है। पूर्ण विराम आपका, ये पूर्ण विराम है, पूरा ठहराव होता है, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। और ये आपका होता है अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा सा ठहराव, अल्प विराम। चलिए आगे चलते हैं फिर। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। नहीं है, आप ध्यान देंगे। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो, सुनो, वह गा रही है। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यहाँ पर सुनो, सुनो, वहाँ गा रही है, वह दूर से, बहुत दूर से। ये बहुत दूर जो है यहाँ अल्पविराम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस पूरा हो रहा है। वह बहुत दूर से, यहाँ अल्पविराम बहुत दूर से आ रहा है, यही आपका गलत है। सुनो, सुनो, ये आपका सही है, वह आ रहा है। नहीं, नहीं, इसके बाद आपका
सब नाम आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए भी आपका सही है, ए भी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये भी आपका सही है। यही आपका गलत है, पहला। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अगला पॉइंट है, वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध अस्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। कौन सा सही होगा? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य में पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध अस्पष्ट करने के लिए। तो वाक्य में पूरा करने के लिए तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, संकेत देने के लिए नहीं होता, अर्ध अस्पष्ट करने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है, लिखने में अक्षर छूटने पर हंस पद का प्रयोग होता है। हंस पद का प्रयोग ऐसे होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको हमने पढ़ाया है, जहाँ पे आप कोई शब्द छूट जाता है तो उसको अंश पद बना करके उसके ऊपर लिख दिया जाता है। तो आपका डी सही है, डी आपका सही माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ये आपका अल्प विराम, योजक चिन्ह, विस्म निर्देशक चिन्ह या अर्ध विराम। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, योजक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, अर्ध विराम। इसमें आपका लेन देन, विरह मिलन, विरह मिलन जैसे पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, यश अपयश, यश अपयश। तो ये आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बी आपका सही है। लेन देन के लिए, विराह मिलन के लिए, जड़ चेतन के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बी आपका सही है। अगला है, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दो विपरीत चिन्हों के शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो विराम चिन्ह विपरीत माने होता है विलोम शब्द। विलोम शब्दों के बीच जो है आपका ज़्यादातर प्रयोग इसका आप जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह में आपका ये आपका प्रयोग किया जाता है कायरा दोहरा, योजक चिन्ह आपका ये है और विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका ये है। तो इसमें आपका दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो आपका विपरीत शब्द जैसे आपका होता है रात दिन, तो यही चिन्ह लगेगा। ये विपरीत शब्द है, रात का विलोम दिन होता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम।
सामासिक पदों के पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और अर्ध विराम। सामासिक पद में आप जानते हैं जो अभी बताया गया, सामासिक पद में आपका उदाहरण चिन्ह तो ये प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है, कहीं नहीं हुआ है ये चिन्ह का प्रयोग समास में। अल्प विराम का प्रयोग भी कहीं नहीं हुआ है, अर्ध विराम का भी प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, और इसका प्रयोग आपका हुआ है द्वंद्व समास में हुआ है, इसका प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह आपका होगा पुनरुक्त युग्म, जैसे आपका घर घर, अव्ययी भाव में भी इसका प्रयोग हुआ है, घर घर है ना, घर द्वार द्वंद्व समास, घर घर अव्ययी भाव, इसका प्रयोग हुआ है। तो योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइफन, जहां प्रयोग होता है इसका। चलिए आगे चलते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण, लाघव, रेखांकन, लोप। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कही हुई बात को, निर्देशक में भी करते हैं और विवरण में भी करते हैं, है ना। लाघव को आप लोग जानते हैं, रेखांकन में रेखा से खींच देते हैं, और लोप में जो है लोप हो ही जाता है। तो इसका होता नहीं है, लाघव होता है, विवरण होता है, ये दो आपके होते हैं। तो आप जानते रहे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें महात्मा गांधी ने कहा, उसके बाद डांट डांट, है ना, सत्य पर विश्वास रखो, हिंसा मत करो, ये सारी चीजें तो इसमें आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकायरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बी। किसी अक्षर पर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा, जैसे आपका आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लिख दिया गया अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आप इकहरा करेंगे, इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये महाकवि कालिदास की रचना है, महाकवि कालिदास की रचना है। तो आप इस शब्द को इकहरा कर करके आपने इस पर बल दिया और उसके आगे आपने लिखा कि ये किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा इकहरा उद्धरण। सी आपका सही होगा, इसमें आपका इकहरा उद्धरण होगा, एक होगा, एक। दोहरा उद्धरण में दो होता है, वो मेन टॉपिक को जो है उसके अंदर रखते हैं। इसके बाद आता है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है?
ये आपका आता है अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक, कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बताएंगे कौन सा होगा। अब जिसे आप जानते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपका, इसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है, नेगेटिव में नहीं पूछा जाता, नहीं का प्रयोग होता है। और एक होता है अफर्मेटिव, उसमें सकारात्मक का प्रयोग होता है। तो आप जानते रहे स्वीकारात्मक होता है वो। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अल्प विराम। ये आपका हो जाएगा अर्ध विराम। ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक। और ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यही आपका सही है। जहाँ जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इसमें आपका क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, ये सारे प्रयोग होते हैं। और इसका जो है चिन्ह आपका ऐसे लगता है जिस वाक्य में। चलिए आगे चलते हैं। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम लगेगा? योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अद्रव विराम, अल्प विराम। माता पिता के दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा लगेगा? माता और पिता, ये विलोम शब्द है ना। आप जानते हैं माता पिता, लोटा डोर, ये समास में प्रयोग किया जाता है। घर घर, ये दोनों आपका द्वंद्व समास है। और ये आपका अव्ययी भाव समास है। तो आप जानते रहे, तो इसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सामासिक पदों में होता है। पुनरुक्त शब्द जहाँ आ जाए बार बार, वहाँ भी होता है। आगे चलते हैं। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? अल्प विराम, इकायरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, योजक चिन्ह। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो उसने मुझसे कहा, यहाँ पर अल्पविराम होगा। मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो यहाँ पर किसकी कमी है? अल्पविराम की कमी है। इकायरा तो इसमें दोहरा लगा ही हुआ है, सही है ना। योजक चिन्ह की यहाँ जरूरत है नहीं, तो इसीलिए आपका अल्पविराम की कमी है बस। और सारे लगे हुए हैं, पूर्ण विराम लगा ही है।
पूर्ण विराम के बाद ही लगता है दो उद्धरण। आप जानते रहें उद्धरण जो है पूर्ण विराम के बाद ही लगता है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। मुझे बाहर जाना है कौन सा चिन्ह है? जिसमें आप जानते हैं कि जिसमें आपका कोई वाक्य हो और वाक्य के अंत में अगर वो चिन्ह लगता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण रूप से ठहराव के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। अल्प माने होता है थोड़ा, प्रश्नवाचक अल्प विराम में आपका ऐसे आता है, पूर्ण विराम पूरा लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगेगा, लाघव चिन्ह आपका ये होता है। तो आप जानते रहें पूर्ण विराम ही होगा। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोष्ठक चिन्ह, तिर्यक रेखा, अधोरेखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी पद उपवाक में आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, जैसे आप अंडरलाइन कर लेते हैं दिखाने के लिए, उसको कहते हैं अधोरेखा। वो अधोरेखा चिन्ह कहते हैं उसको दिखाने के लिए शब्द के नीचे लाइन खींच देते हैं। तिर्यक रेखा तो स्लैश होता है, कोष्ठक चिन्ह आप लोग जानते हैं स्लैश होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का आप जानते हैं, और एक अधोरेखा खींच देते हैं। तो आपका सी सही होगा। संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? कोष्ठक, निर्देशक, अवतरण, योजक। संज्ञा की अगर दुरुक्त हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है? तो संज्ञा की दुरुक्त में आप लोग जानते हैं कि संज्ञा की दुरुक्त में कोष्ठक तो नहीं रहेगा, निर्देशक चिन्ह नहीं रहेगा, अवतरण चिन्ह आपका ये होता है, योजक चिन्ह रहे ये होता है। दुरुक्त मतलब क्या होता है? जैसे आपका नगर नगर, नगर नगर, इसी को दुरुक्त कहते हैं, दो शब्द आ जाए बार में, है ना। तो आपका नगर नगर, नगर नगर होता है। इसी तरह गांव गांव, है ना, तन मन धन, इसी तरह जैसे आ जाए तो इसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कंद मूल फल, तो दुरुक्त में आपका ये होगा। बाकी ऐसे भी आते हैं योजक चिन्ह, योजक का ही प्रयोग होता है। दुरुक्त माने दो बार आए, दो बार शब्द को दिया गया हो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये है आपका, कि ये है, कि ये है, कि ये है।
निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें आप जानते हैं कि योजक चिन्ह आपका ये होता है, ये आपका योजक हो गया, और ये आपका इससे बड़ा होता है थोड़ा निर्देशक, तो ये हो जाता है निर्देशक चिन्ह। ये थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए ये सही है, आपका निर्देशक चिन्ह है। ये आपका सही है। ये तो आपका प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है। चलिए आगे चलते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, और ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है ठहराव, थोड़ा ठहराव या रुकना या विश्राम करना। तो इसमें आपका यही होगा, आपका अल्प विराम आपका ये होगा। ये आपका अर्ध विराम है, ये आपका विस्मयादि बोधक है, और यही आपका अर्ध विराम है। ये आपका पूर्ण विराम है। सी सही है आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ये होगा कि ये होगा कि ये चिन्ह होगा कि ये चिन्ह होगा। निम्नलिखित चिन्हों में जैसे आपको बताते हैं कि पूर्ण विराम होता है, वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है पूर्ण रूप से ठहराव होता है ना। जैसे रमा पढ़ती है, रमा पढ़ती है, वाक्य के अंत में पूर्ण रूप से लगेगा, यही आपका पूर्ण विराम होगा। बाकी अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, आप जानते रहें। अगला पॉइंट है डॉट डॉट रेखांकित चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। रेखांकित चिन्ह को आपका लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। रेखांकित चिन्ह को लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है, जिसमें आपका समाप्ति सूचक चिन्ह नहीं होगा, टीका सूचक ये भी नहीं होता। रेखांकित का लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है, रेखांकित चिन्ह को। चलिए आगे चलते हैं। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, कोष्टक, अर्धविराम, अल्पविराम। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्त के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आप लोग जानते हैं, अभी बताए थे कि दो समानार्थी शब्दों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। समानार्थी शब्द जैसे घर घर हो गया, योजक चिन्ह हो गया, द्वार द्वार, ये सारे अव्ययीभाव समास हैं। ये आपके घर घर, द्वार द्वार, सारे अव्ययीभाव समास हैं। पल पल, धीरे धीरे, ये सारे आपके अव्ययीभाव समास हैं।
अव्ययीभाव समास में दो संज्ञाओं का प्रयोग लगातार हो तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तो आप जानते रहे योजक चिन्ह होगा, दो समानार्थी शब्द हैं ये, और उसके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक, विवरण, निर्देशक, लाघव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें आपका विवरण चिन्ह होगा, ये चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक, लाघव, यही उपदेशक नहीं होगा, इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य का पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हंस पद जो है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है। कोई अक्षर छूट जाए तो इसका इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसी को हंस पद कहा जाता है। अगला पॉइंट, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह। किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो आप लोग जानते हैं किस विराम चिन्ह का, ये विराम चिन्ह जो है कोष्ठक होगा, कोष्ठक चिन्ह को द्योतक है। कोष्ठक चिन्ह आप जानते हैं ऐसे बनता है, ये विराम चिन्ह का द्योतक यानी ज़्यादा होता है, एक मंझला होता है, ये आपका एक बड़ा ब्रैकेट होता है। ये सारे विराम चिन्ह के द्योतक हैं। अगला, विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह में तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। विराम चिन्ह जो बराबर का प्रयोग होता है, इक्वल का, किसी की तुलना किया जाना होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, तुल्यता सूचक में इसका प्रयोग होता है। लाघव तो आप जानते ही हैं, विवरण में भी जानते हैं, और संयोजक भी आप जानते रहिए, संयोजक चिन्ह भी इसी में आता है। संयोजक चिन्ह इसी तरह होता है जिसमें आपका तुल्यता सूचक आप जानते रहिए, ये तुल्यता सूचक चिन्ह प्रयोग होता है। संयोजक चिन्ह इसी विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। समान रूप से योजकों के साथ जोड़ना ही संयोजक चिन्ह कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण चिन्ह कथन को उद्धत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण, एकल उदाहरण, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए
आप जानते हैं एकल उदाहरण तो उसको स्पष्ट करने के लिए होता है, किसी भी हेडिंग को। प्रश्न चिन्ह आपका प्रश्नवाचक होता है। दोहरा उदाहरण ये होता है कोई इससे महत्वपूर्ण हो, और एक आपका एक इकहरा उदाहरण होता है। अयोजक चिन्ह आपका ये होता है। तो विपरीत शब्द को करता है, समानार्थी को भी करता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। एकल उदाहरण में जो शब्द को है विशेष रूप से परिभाषित करने के लिए उसका आगे लिखा जाता है। और दोहरा उदाहरण परिभाषित करने के बाद मेन टॉपिक को दोहरा उदाहरण में प्रयोग करते हैं। तो यही आपका दोहरा उदाहरण ही सही है। चलिए अगला पॉइंट, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उपसर्ग तो नहीं कहेंगे, उपसर्ग तो शब्द के अग्रभाग आगे जुड़ता है। प्रत्यय भी नहीं कहेंगे, संधि दो शब्दों को जोड़ता है। ये विराम चिन्ह की परिभाषा ही पूछ लिया है, उसे कहते हैं विराम चिन्ह कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में परिभाषा भी आ जाता है और गलत हो जाता है। तो जहाँ पर पढ़ने के लिए, पढ़ने में ठहरने के लिए, ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो उसकी परिभाषा ही पूछ लिया है। आगे चलते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु। अनुस्वार आप लोग जानते हैं कि अनुस्वार का जो प्रयोग होता है इसी को कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार क्या होता है, ये स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है। और ये जो है अनुस्वार केवल नाक के द्वारा होता है, स्वर के पश्चात आते हैं। जैसे आपका होता है कंगन, और कंगन हमेशा जान लीजिए का में हलंत लगाएंगे तो आ आएगा, इसके बाद फिर अनुस्वार लगेगा, तब गा आएगा, और तब आएगा, तब ना आएगा, तब आएगा। यानी स्वर के बाद आता है अनुस्वार। तो ये आपका पहला ही आपका सही है। स्वर के पहले दो बिंदी ये नहीं होगा, वो तो स्वर के पहले दो बिंदी ये आता है, इसको जो है विसर्ग कहते हैं। स्वर के आगे दो बिंदी ये भी जो है नहीं होगा। स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है। ये भी स्वर के बाद ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सील सील कहिए डॉट 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 क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह।
सील कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह होता है, अर्ध विराम तो नहीं होगा, उदाहरण चिन्ह भी नहीं होगा, पूर्ण विराम भी तो लास्ट में लगता ही है। तो सील के लिए जो है यही आपका बचा है निर्देशक चिन्ह, यही आपका लगता है। सील कहिए क्या हाल है, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे तब आपका होगा सील कहिए क्या हाल है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, उप विराम, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए किस लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य को समाप्त करने के लिए जैसे आप जानते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, जब ये वाक्य समाप्त हो जाएगा इसको कहते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हो जाएगा वाक्य के समाप्त होने के बाद ये चिन्ह लगता है। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, कोष्टक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ आपका अंतिम रूप कौन होता है? पूर्ण विराम ही होता है, वहीं पर पूर्ण विराम लग जाता है। तो वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, आप जानते रहें। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बस सूचक वाक्य, अर्धविराम, विस्मयबोधक वाक्य, अल्प विराम। मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार सूचक वाक्य, मन के विकार आ जाएं तो आप जानते जैसे आपका आता नहीं है छी छी, है ना, तो ये आपका आ जाता है छी छी, तो ये मनोविकार है। हाय शब्द निकाल आता है, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका विस्मयादि बोधक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्यों में होता है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? इसमें आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, तो ये तो नहीं होगा।
सीता जानना चाहती थी भाई का घर कब आएगा, संबंध का बोध कराता है। मोहन बाजार गया था, इसमें प्रश्नवाचक है ये नहीं है। मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पर सेंटेंस में पूछा गया है और यहाँ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये आपका सही है, चौथा ही आपका सही है। तो इस तरह मैंने आपको 31 क्वेश्चन करवा दिए। इसमें आपके विराम चिन्ह, जबकि बहुत छोटा पार्ट होता है ही, लेकिन 31 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, विराम चिन्ह पढ़ाया भी। और इसमें से आपके योजक चिन्ह वगैरह, विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपको आ सकते हैं। तो आप जानते रहिए, इसको आप ज़रूर पढ़िए। और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो परीक्षा में आने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है, जैसे योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंसपद चिन्ह और लागो चिन्ह। ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। और विस्मरण भी चिन्ह आप जानते रहें, यादाश्त जिसको याद रखने के लिए स्टार की तरह बना देते हैं। तो इस तरह मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया। अगले समय, अगले दिन और अगले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।